हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम लोग उत्सर्जन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? उत्सर्जन। और कल जो है फर्स्ट लेक्चर में जो है हमने आप लोगों को जो है उत्सर्जन की परिभाषा, ठीक है, और जीव जंतुओं, पेड़ पौधों आदि में कैसे, मतलब एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, पेड़ पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है, इसको मैंने बता दिया। और मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं, ये भी मैंने बता दिया था। आज हमें क्या पढ़ना था? आज हमें पढ़ना था कि हमारे शरीर में यूरिन का निर्माण कैसे होता है। तो हमारे शरीर में बेटा यूरिन जो है, जो ब्लड हमारा होता है, उस ब्लड में क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ घुले होते हैं। क्या होते हैं? अपशिष्ट पदार्थ घुले होते हैं। और जब ये हमारे शरीर में जब ब्लड जो है क्या होता है, हमारे किडनी में जाता है, तो किडनी उसे क्या करती है? उस अपशिष्ट पदार्थों को छानती है। और हमारे किडनी में क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। तो हमें क्या करना, उसी नेफ्रॉन में से छन कर क्या होता है, जो उसकी नलिकाएं होती हैं, नलिकाओं के माध्यम से ये कहाँ जाता है? हमारे यूरिन ब्लड में जाता है। यानी जो मूत्राशय होता है वहाँ पे जाता है, और मूत्राशय नलिका से क्या होता है? शरीर से बाहर होता है। तो ये कैसे होता है? सबसे पहले हम देखेंगे कि मूत्र में जो है हमारा जो पेशाब है, हमारा जो यूरिन है, उसमें जो है किसकी संख्याएं कितनी होती है। पहले ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। तो देखो, जो हमारे शरीर में बेटा, अगर हम बात करें कि हमारा जो यूरिन होता है, जो हमारे शरीर में जो पेशाब बनता है, उसमें जल की कितनी मात्रा होती है? तो जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? 96% होता है। यानी जो हमारा यूरिन होता है, उस यूरिन में जल की मात्रा कितनी होती है? 96% होती है। और यूरिया की मात्रा 2% होती है। यूरिया की मात्रा कितना बताया गया? 2%। और अन्य पदार्थ जो है, जो अन्य अवशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे अन्य पदार्थ जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, वो कितने परसेंट घुले होते हैं? 2% घुले होते हैं। ठीक है ना? तो हमारे पेशाब में क्या क्या होता है? पहले बताया गया, उसमें जल की मात्रा होती है, दूसरा यूरिया की मात्रा होती है, और अन्य अवशिष्ट पदार्थ भी उसमें क्या होते हैं? घुले होते हैं। अब हमें देखना है जो पेशाब का रंग है, जैसे जो प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों को ज़्यादा सेवन करते हैं, तो उनके शरीर में जो पेशाब होता है वो कुछ ज़्यादा ही पीले रंग का होता है। तो पेशाब का जो है रंग पीला क्यों होता है? तो पेशाब का पीला रंग होने का जो मुख्य कारण है वो किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोमा के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोमा के कारण क्या होता है? पेशाब का रंग पीला होता है। अब हम देखते हैं जो हमारे शरीर में जो रक्त होता है, अगर हम 100 ml रक्त में देखें तो 100 ml रक्त में जो है यूरिया की कितनी मात्रा होती है? तो उसमें लगभग 30 मिलीग्राम क्या होती है? यूरिया की मात्रा होती है। यानी 100 मिलीलीटर में कितना होता है? 30 मिलीग्राम यूरिया पाया जाता है। और 100 ml रक्त में जो है 2 से 3 मिलीग्राम क्या पाया जाता है? यूरिक एसिड पाया जाता है। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन जो है पेपर में आ सकते हैं कि हमारे शरीर में जो है, जो हमारे शरीर का रक्त है, उसके 100 ml रक्त में कितना यूरिक एसिड पाया जाता है? तो 2 से 3 मिलीग्राम क्या पाया जाता है? यूरिक एसिड पाया जाता है। अगर पूछ दे कि 100 ml में कितना जो है कि यूरिया पाया जाता है, तो कितना यूरिया पाया जाता है? 30 मिलीग्राम यूरिया पाया जाता है। अगर ये पूछ दिया जाए कि पेशाब का रंग पीला क्यों होता है, तो पेशाब का रंग पीला जो है यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है ना? यहां तक आप समझ लिए। अब हम देखते हैं कि मूत्र का निर्माण, जो हमारे शरीर में पेशाब का निर्माण होता है, तो निम्न 3 चरणों में होता है बेटा। कितने चरणों में होता है? निम्न 3 चरणों में होता है। पहले चरण को कहा जाता है ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन कहा जाता है। द्वितीय चरण को कहा जाता है ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय चरण को ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण कहा जाता है। और तृतीय चरण को कहा जाता है ट्यूबुलर श्रावण। अब ये बात समझ में कब आएगी? जब हम क्या करेंगे कि जो हमारी वृक्क होती है, यानी वृक्क की जो नलिकाएं होती हैं,
और उसमें जो नेफ्रॉन होती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेफ्रॉन की संरचना को समझेंगे। जब नेफ्रॉन की संरचना हमें समझ में आ जाएगी तो हमको ये तीनों चरण पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर ये होता है। यानी पहला चरण कौन सा है, यानी ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं, और ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण किसे कहते हैं, और ट्यूबुलर श्रावण किसे कहते हैं। हमें किसके माध्यम से समझ में आएगी, जो नेफ्रॉन की संरचना देखेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग नेफ्रॉन की संरचना बनाना सीखें। आप अपना कलम उठाएं और मेरे साथ जो है क्या करें, संरचना बनाते जाएं। जैसे पहले क्या होता है बेटा कि जो नेफ्रॉन की जो संरचना होती है, जो ये ऊपरी भाग होता है, ये ऊपरी भाग क्या होता है, प्याले यानी प्याले नुमा संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, प्याले नुमा संरचना होती है। देखो यहाँ मैं बना रहा हूँ, इसकी जो है ये क्या होती है, प्याले नुमा कुछ इस प्रकार की क्या होती है, संरचना होती है। देख रहे हो ना, आप लोग मेरे साथ बनाते चलो। ये क्या होती है, प्याले नुमा संरचना होती है। देख रहे हो, ऐसे आप भी क्या करोगे, बनाते चलोगे। इस प्याले नुमा संरचना में जो है हमारा ब्लड जो है, बताया जा रहा है कि जो ये प्याले नुमा संरचना होती है, इस प्याले नुमा संरचना में हमारी ब्लड जो है दो नसों के माध्यम से आती है। किस नसों के माध्यम से आती है, दो नसें, एक पतली नस होती है और एक मोटी नस होती है। जैसे यहाँ पर एक नस क्या होती है, ऐसे होती है, एक ऐसी ये मोटी नस होती है, और दूसरी क्या होती है, ये पतली नस ऐसे निकली। जो मोटी नस होती है बेटा, इसको कहा जाता है अभिवाही धमनिका। क्या कहा जाता है, अभिवाही धमनिका। इसको कहा जाता है अभिवाही धमनिका। और जो पतली नस होती है, इसको अपवाही धमनिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपवारी धमनिका। क्या कहता है, अपवारी धमनिका। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके अंदर जो है बेटा, प्यालेनुमा संरचना है, इसके अंदर जो है कुछ इस प्रकार की क्या होती है, संरचना दिखाई देती है। ये क्या करते हैं, जो ये रक्त आता है, इन रक्तों को जानते हो क्या कर देते हैं, छानने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, जो इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है, इसको कहा जाता है ग्लोमेरुल्स। क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुल्स। इसको कहा जाता है ग्लोमेरुल्स। और ये ग्लोमेरुल्स क्या करता है बेटा, जो ब्लड आती है, इस ब्लड को क्या करता है, यानी जो ब्लड आता है और ब्लड में जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन अवशिष्ट पदार्थों को ये छानने का कार्य करता है। और जो ये प्यालेनुमा संरचना होती है, ये जो प्यालेनुमा संरचना होती है, इस प्यालेनुमा संरचना को क्या कहा जाता है बेटा, क्या कहा जाता है, बोमिन संपुट। बोमिन संपुट। ध्यान दो, एक बार और संरचना को मैं बता रहा हूं। यहाँ देखो, यहाँ तक मैंने ये 4 पॉइंट अभी आप लोगों को बताया, 4 भागों का नाम बताया। मैंने क्या बताया कि नेफ्रॉन क्या होता है, कि यह एक प्यालेनुमा क्या होती है, संरचना होती है। जो प्यालेनुमा संरचना होती है उसको हम क्या कहते हैं, बोमिन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, और इसी प्यालेनुमा संरचना में क्या होता है, ब्लड छनने के लिए आता है, ब्लड साफ होने के लिए आता है, यानी ब्लड छानने के लिए आता है।
और किसके माध्यम से आता है? दो नसों के माध्यम से होता है। एक नस जो मोटी वाली नस होती है उसको अभिवाही धमनिका कहते हैं, जो पतली वाली होती है उसको क्या कहते हैं? अपवाही धमनिका कहते हैं। इससे ब्लड आती है और इससे क्या होता है बेटा? एक से ब्लड जो है इसमें जो है फिर पुनः जो है ये साफ होकर जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं इनको साफ कर देता है और साफ करके इनको पुनः क्या कर देता है? वापस ब्लड में भेज देता है। अब इसके अंदर जो है ये छोटी छोटी कुछ लाल ऐसे दिखाई दे रहे हैं, यानी रक्त कोशिकाओं की तरह से। ये क्या करती हैं? ये ब्लड को छानने की काम करती है और इन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। अब देखो इन चारों को मिलाकर ये जैसे ये चार है ना, कौन कौन? अपवाही धमनिका और ग्लोमेरुल्स और बोमिन स्पुट, इन चारों को मिलाकर जानते हो क्या बनता है? मेलिपिगियन कोष बनता है। इन चारों को मिलाकर क्या कहा जाता है? मेलिपिगियन कोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये जब चारों मिल जाते हैं, कौन कौन? ये तो इन चारों को मिलाकर क्या बनता है? क्या कहा जाता है उसे? इसे क्या कहता है? इसको भी खींच लेना इसमें, इसको मान लो, इसको यहां से यहां तक मान लिया गया। इनको क्या कहता है? इन चारों को मिलाकर इसे क्या कहता है? मेलिपिगियन कोष कहा जाता है। समझ में आया? अब तक समझ में आया? आगे बताएं। जब ये जो है, जब ये नलिका आगे चलती है तो ये कुंडली नुमा संरचना बनाती है। जैसे ये जब क्या होगी, ये जब आगे चलेगी तो आगे चलने के बाद से कुछ दूरी पर जाकर ये क्या करती है? कुंडली नुमा संरचना बनाती है। क्या बनाती है? कुंडली नुमा इस प्रकार की क्या करती है? संरचना बनाती है। यानी देखो इस तरह से आया, इस तरह से क्या करती है? कुंडली नुमा संरचना बनाती है। देख रहे हो ना? फिर आगे जाकर ये क्या होती है? ये आगे जाकर यहां से ये नलिका थोड़ी क्या हो जाती है? पतली हो जाती है। क्या हो जाती है? पतली हो जाती है। ये नलिका आगे चलकर क्या हो जाती है? पतली हो जाती है। तो ये जो कुंडली नुमा संरचना बनी है बेटा, इस संरचना क्या कहता है? कुंडली संरचना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंडलित नलिका कहा जाता है या कुंडलित नलिका। ठीक है, और फिर देखो ये जहां पे पतली होती है तो एक वैज्ञानिक थे जो इनके बारे में क्या किए थे? पता किए थे, जिनका नाम था हेलने। क्या नाम था? हेलने। उन्हीं के नाम पर ये जहां से पतली होती है उस भाग को हेलने का अवरोही चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलने और वही चाप। देखो तो वीडियो कट नहीं रहा है, ये दिख रहा है? और वही चाप करते हैं। फिर ये आगे चल के बेटा ध्यान दो, यहां से जब ये आगे चलता है तो आगे चल के यहां से ये पुनः क्या हो जाता है? ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। ऊपर मुड़कर जो, यानी ये जो है हेलने का और वही चाप है, ये आगे मुड़कर और जहां से ये मोटा है थोड़ा सा क्या हुआ? चकट रहा है। हेलने का अवरोधक चाप है, यानी जो ये पतली वाली नलिका है ये आगे चलकर फिर क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। ध्यान रखना, ये आगे चलकर पुनः क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। और मोटी होकर क्या होती है? सीधे ऊपर की तरफ निकलती है। देख रहे हो? ये ऊपर की तरफ क्या होती है? निकलती है। और ऊपर की तरफ निकल के थोड़ा सा यहाँ पर, यानी यहीं पर फिर कुंडलित हो जाती है। क्या हो जाती है?
यानी इससे जो ये कुंडलित भाग है इससे थोड़ा सा ऊपर जाकर क्या हो जाती है, कुंडलित हो जाती है। ये यहां पर जाकर क्या हो जाती है, कुंडलित हो जाती है। ये यहां पर जाकर क्या हो गई, कुंडलित हो गई। और कुंडलित होकर ये कुंडलित होकर आगे क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। क्या हो जाती है, ये कुंडलित होकर आगे जाकर मुड़ जाती है। ऐसे क्या होती है, मुड़ जाती है। ये आगे जाकर क्या हो गई, मुड़ गई। और मुड़ने के बाद से आपको बताया गया जहां मुड़ती है और मुड़ने के बाद से ये जो है समान संग्राहक नलिका से जाकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। यानी ये देखो, ये जहां मिलती है उस भाग को कहा जाता है, उस भाग को कहा जाता है संग्राहक नलिका। क्या कहा जाता है, संग्राहक नलिका। इसको कहा जाता है संग्राहक नलिका। क्या कहा जाता है, ये देख रहे हो ना यहाँ पे मिली हुई है, तो इस भाग को हम क्या कहते हैं, संग्राहक नलिका कहते हैं। संग्राहक नलिका, ठीक है। तो ये भाग आप इसको समझ लीजिए, ये क्या हो गई, संग्राहक नलिका हो गई। और फिर ये आगे की तरफ नीचे की तरफ बढ़ती है और जाकर कहाँ मिल जाती है, मूत्र वाहिनी में मिल जाती है। किससे मिल जाती है, मूत्र वाहिनी से मिल जाती है। ठीक है बेटा, ये आगे जाकर कैसे मिल जाती है, ये संग्राहक नलिका हो गई। और इस भाग को कहा जाता है, ये देखो, ये जो कुंडलित भाग है ना बेटा, यहां देखो मैंने क्या बताया, एक बार संरचना को ध्यान से सुनते हैं फिर समझते हैं, क्योंकि संरचना बनाना आप सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बताया कि जो नेफ्रॉन होता है ये प्याले नुमा संरचना होती है, और प्याले नुमा संरचना को हम क्या कहते हैं, बोमिन संपुट कहते हैं। इसी प्याले नुमा संरचना में मैं देख रहा हूं इधर कुछ लोग बहुत परेशान हैं, पढ़ने का मन नहीं हो रहा है। अभी खड़ा करा के मैं पूछ दूं कैसी संरचना होती है, नहीं समझ में आता। मेरे साथ सुनो और मेरे साथ बनाना सीखो। आप पढ़ने आए हो ना, तो पढ़ने वाले बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। पढ़ने वाले बच्चे सीरियसली सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दो इधर सब लोग। बताया जा रहा है कि जो नेफ्रॉन होता है प्यालेनुमा संरचना होता है। देख रहे हैं प्याली जैसे होता है, प्याली कटोरी जैसे होता है ना, प्याली देखे हो नहीं देखे हो, उसी तरह की संरचना होती है। इस प्यालेनुमा संरचना को क्या कहते हैं, बोमिन संपुट कहते हैं। और इसी प्यालेनुमा संरचना में जो है हमारे शरीर का जो रक्त है वह क्या होने आता है, जो क्योंकि हमारे शरीर के रक्त में जो है पहले से कुछ क्या होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ घुले रहते हैं, और उन अवशिष्ट पदार्थों को यहाँ पर क्या होता है, छाना जाता है। और किसके माध्यम से छाना जाता है, तो इसमें कुछ क्या होती है, कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुल्स कहते हैं। अब इसमें दो नसें होती हैं, एक नस को क्या कहता है, अभी जो मोटी नस होती है, लेकिन दो नसें होती हैं, एक मोटी और एक पतली। जो मोटी होती है उसे अभिवाहित धमनिका कहते हैं, और जो पतली होती है उसे क्या कहते हैं, अपवारी धमनिका कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अब जो है इन चारों को मिलाकर क्या बनता है, मेलिफिगियन कोष बनता है। क्या बनता है, मेलिफिगियन।
ये मिलीपीडियम कोश का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब जो है ये नलिका आगे की तरफ बढ़ती है, देख रहे हो ना, यहाँ से ये नलिका क्या हो रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। तो जब ये नलिका आगे की तरफ बढ़ती है बेटा, तो ये जब नलिका आगे की तरफ बढ़ेगी, ये देख रहे हैं ना, ये नलिका जब आगे की तरफ बढ़ेगी तो आगे बढ़कर ये क्या हो जाती है, कुछ मुड़ जाती है, कुंडली नुमा ये क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो इसे कुंडलित नली, जहां पे ये मुड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, कुंडलित नली कहते हैं। फिर ये आगे ये फिर सीधी होकर और आगे जब बढ़ती है तो जाकर आगे पतली हो जाती है। तो इसको एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने देखा था, जिसका नाम क्या था, हेलने। तो जहां पे ये उन्हीं के नाम पर ये जहां मुड़ती है, वो मुड़े हुए भाग को हम क्या कहते हैं, हेलने का अवरोधी चाप कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से फिर आगे जब ये नलिका बढ़ती है, अवरोधी चाप जब क्या होती है, आगे बढ़ती है, तो आगे बढ़ने के बाद से फिर ये क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, और ऊपर जाकर ये पुनः क्या हो जाती है, कुंडलित हो जाती है, मुड़ जाती है, और मुड़कर सीधा होकर पुनः जाकर किससे मिल जाती है, इस नलिका से मिल जाती है। इस नलिका को कहा जाता है सामान्य संग्राहक नलिका। क्या कहता है, सामान्य संग्राहक नलिका, संग्राहक नलिका। और जहां पर ये मिलती है उस भाग को क्या कहता है, देख रहे हो, जहां पर ये जाकर जुड़ती है उस भाग को हम क्या कहते हैं, संग्राहक नलिका कहते हैं। और आगे जाकर ये कहां मिल जाती है, मूत्र वाहिनी से। किस भाग को क्या कहता है, मूत्र वाहिनी। समझ में आया, समझ में आया। इसकी संरचना कितने लोग समझ गए, कितने लोग संरचना बना लोगे, संरचना बना लोगे। चलो बहुत अच्छी बात है कि आपको संरचना समझ में आ गई। अब बेटा इसमें जो है ये जो 3 चरण होते हैं, ये 3 चरण कैसे पूरा होते हैं, इसको मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इनका कार्य क्या है, यानी ये कैसे कार्य करते हैं, इस कार्य को हम क्या करते हैं, समझाते हैं। जैसे हमें तो अभी हमने संरचना देखा है, अब ये जो है पेशाब का निर्माण कैसे करते हैं, हमको तो वो जानना है ना। तो देखो, सबसे पहले आपने देखा कि जो ये प्यालेनुमा संरचना, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जब ये बात आपको समझ में आ जाएगी ना, तो आपको सारी यहाँ पे इसका सारा मतलब यानी कैसे बनता है और ये 3 चरण कैसे पूरा होते हैं। ये 3 चरण यहीं तक जाकर क्या हो जाता है, ये पूरा यहाँ तक पेशाब बनने में ध्यान देना। अभी मैं समझा रहा हूँ, इधर ये पेशाब बनने में सिर्फ यहीं तक प्रक्रिया होती है। यहाँ के पास से इधर जो है केवल जो है अवशिष्ट पदार्थ कहाँ निकल के जाता है, मूत्रवाहिनी में जाता है। अब मूत्रवाहिनी से कहाँ चला जाता है, जो हमारा मूत्राशय होता है वहां जाता है। मूत्राशय में जाने के बाद से मूत्राशय नलिका से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो सारी प्रक्रिया यही होती है। इसको ध्यान से देखेंगे कि जो हमारे शरीर में बेटा ये होता क्या है कि जब हमारे शरीर का रक्त कहाँ आता है, इन नसों के माध्यम से कहाँ आता है, इस प्याले नुमा संरचना में, जहां पहले से कौन उपस्थित होता है, ग्लोमेरुलस उपस्थित होता है। क्या कौन उपस्थित होता है, ग्लोमेरुलस। अब जब रक्त आता है तो देखना हमारे रक्त में जो है बेटा, जैसे बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ घुले होते हैं। वो बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं, तो आप देखोगे कि हमारे रक्त में जो हमारा ब्लड है उसमें यूरिया भी होता है। क्या होता है, यूरिया भी उपस्थित होता है, यूरिक अम्ल भी उपस्थित होता है, जल भी होता है, और लवण भी होता है, प्रोटीन भी होता है, ग्लूकोज भी होता है। ये सारी चीजें उसमें क्या होती हैं, मिली होती हैं। किसमें, ब्लड में। अब ये क्या करता है, इन सभी को छानने का काम कौन करता है। जैसे छानना देखे हो ना, चाय छाननी देखे हो ना, चाय छाननी के तरह से ये क्या करता है कि जो ब्लड में यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, जल होता है, लवण होता है, प्रोटीन होता है, ग्लूकोज आदि होता है, इन सबको क्या करता है, छानता है, यानी फिल्टर करता है। क्या करता है, और फिल्टर करके इसको पुनः किसमें,
जो रक्त होता है उसमें भेज देता है, और जो उसमें का अवशिष्ट पदार्थ है उस अवशिष्ट पदार्थ को ये क्या कर लेता है, इसमें एब्जॉर्ब कर लेता है, इसमें नीचे की तरफ ला देता है। जैसे ये छलनी है, अब छलनी करके ब्लड को क्या किया, ऊपर भेज दिया। कौन, ये ग्लोमेरुल्स। कौन किया, ग्लोमेरुल्स किया। और इसने क्या किया कि सबको छाना, और छानने के बाद से जो अवशिष्ट पदार्थ रहे, अवशिष्ट पदार्थ में जैसे यूरिया है, लवण है, यूरिक एसिड है, इन सबको उसने क्या किया, छान दिया, और छान कर इन्हें अलग कर लिया। लेकिन जब ये छानता है तो छानने के दौरान जानते हो क्या होता है कि ये पूर्ण रूप से उन्हें साफ नहीं छान पाता है, उसमें कुछ ग्लूकोज या थोड़ा बहुत प्रोटीन क्या होता है, छन के इसके अंदर चला जाता है। तो पहला जो चरण है, पहला चरण देख रहे हो कि ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन। क्या है, ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन कहाँ हो रहा है बेटा, यही तो हो रहा है, ये ऊपर वाले भाग में क्या हो रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, ब्लड जो आ रहा है हमारे शरीर का, ब्लड जब कहाँ आ रहा है, हमारे वृक्क में आ रहा है, हमारे किडनी में आ रहा है, तो यहाँ पे जो ग्लोमेरुल्स है वो क्या करता है, उसमें के अवशिष्ट पदार्थों को क्या कर देता है, छान देता है, और खून को पुनः कहाँ भेज देता है, शरीर में भेज देता है। तो जब छानता है तो यहाँ पे जब छाना तो इसको हम क्या कहते हैं, इस छने वाले भाग को हम कहेंगे ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन कहेंगे। समझ में आया, इसे हम क्या कहेंगे, ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आई एक बार ध्यान सुनो, इधर देखो, कुछ नहीं बेटा, जैसे आप चाय छानने लिए, चाय को छाने, उसमें चाय पत्ती अदरक जो भी डाले थे, कुछ उसमें से क्या हुआ, छन के बाहर, छन के ऊपर आ गया, और जो मेन था वो कहाँ चला गया, और बाकी नीचे चला गया। तो उसमें से जो ब्लड होता है, ब्लड में बहुत सारी चीजें घुली होती हैं, तो उसमें से वो सबको छानता है। लेकिन देखना, चाय छानते हो, चाय पत्ती भी छानते हो, लेकिन कई बार चाय पत्ती ज्यादा होता है तो चाय का अर्घ भी उसमें क्या होता है, चला जाता है। तो इसी प्रकार जब ये छानता है तो उसमें कभी कभी कार्बोहाइड्रेट यानी पूर्ण रूप से साफ नहीं छान पाता है। तो जहां पर ये इन ब्लड को छान रहा है, और छान कर क्या कर रहा है कि जो शुद्ध ब्लड हो रहा है उसको वापस भेज दे रहा है, बाकी जो अवशिष्ट पदार्थ रख रहा है यहाँ पे आ जा रहा है। तो इस जो छानने की जो प्रक्रिया हुई, ये किसने किया, ग्लोमेरुल्स ने किया। तो इसीलिए ये छानने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन कहते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये पहला चरण क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। अब आपने देखा कि जो अवशिष्ट पदार्थ छन के आया, अब ये नीचे की तरफ जा रहा है। क्या जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, देख रहे हैं ना, ये नीचे की तरफ ये जा रहा है। लेकिन क्या ये पूर्ण रूप से साफ है, क्योंकि इसमें और कुछ जाए या ना जाए, कार्बोहाइड्रेट तो जरूर ही चला जाता है। कौन चला जाता है, नहीं, कार्बन, ग्लूकोज चला जाता है। कौन चला जाता है, ग्लूकोज इसमें चला ही जाता है। तो जब तक ग्लूकोज इसमें है, अब इस ग्लूकोज की फिर क्या होगी, निका जो है, अब जब आगे भेजा तो ये जहां कुंडली नुमा संरचना है ना, ये कुंडली नुमा संरचना देख रहे हो ना, यहाँ पर इसमें कौन घुल के आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है। कौन आ रहा है, इसमें ग्लूकोज, यानी अवशिष्ट पदार्थ के साथ क्या है, यहाँ अपशिष्ट पदार्थ, अब प्लस कौन मिला हुआ है, ग्लूकोज मिला हुआ है। कौन मिला हुआ है, ग्लूकोज। अब देखो, इस अपशिष्ट पदार्थ में से ग्लूकोज को ये जब तक नहीं निकालेगा तब तक सही नहीं होता। अब इस ग्लूकोज का अवशोषण होता है। कहां पे होता है ग्लूकोज का अवशोषण, तो ये देख रहे हो ना, जो कुंडली नुमा संरचना होती है, यहां पर ग्लूकोज का क्या होता है, अवशोषण होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का अवशोषण होता है। ग्लूकोज का अवशोषण यहाँ होता है। और जब ग्लूकोज का जो अवशोषण जहां पे होगा बेटा, उसी को पुनः अवशोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुनः अवशोषण कहा जाता है। तो दूसरा चरण क्या है, दूसरा चरण देख लो, ट्यूबुलर
पुनर्अवशोषण। ये जो ट्यूब है, ये जो मुड़ा हुआ है, इसको ट्यूबलर कहा जा रहा है। और यही ट्यूबलर क्या कर रहा है? पुनः किसका अवशोषण कर रहा है? ग्लूकोज का। तो ये दूसरा चरण मिल गया आपको। पहला चरण यहाँ पे संपन्न हुआ और दूसरा चरण कहाँ पे? यहाँ पे। अब ये पूर्ण रूप से ये क्या होता है? फिल्टर होता है। पूर्ण रूप से क्या होता है? फिल्टर होता है। ठीक है ना। अब इसमें केवल ये क्या जा रहा है? अपशिष्ट पदार्थ ही जा रहा है। क्या जा रहा है? अपशिष्ट पदार्थ ही जा रहा है। देख रहे हो ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? पुनः अवशोषण कहेंगे। अवशोषण। ये दूसरा चरण मिल गया आपका। ये रहा आपका जो है पहला चरण, ये फर्स्ट चरण हो गया। और ये क्या हो गया? सेकेंड चरण। अब तीसरा चरण कहां पूरा होगा बेटा? तो तीसरा चरण जो है, जब ये वहां से नीचे जाएगा, यानी जब नलिका से ये नीचे उतरेगा, तो ये नलिकाएं क्या होती हैं? सजीव होती हैं। ये नलिकाएं क्या होती हैं? सजीव होती हैं। और जो सजीव होती हैं यानी सजीव कोशिकाओं की बनी होती हैं। सजीव कोशिकाओं की बनी होती है ना। तो कोशिकाएं क्या करती हैं? अवशिष्ट पदार्थों को त्यागती हैं कि नहीं त्यागती हैं? तो अब इसमें से जो यहाँ पर मान लो यहाँ तक आया, तो यहाँ पे ये अवशिष्ट पदार्थों को क्या कर देंगी? त्याग देंगी। कौन? कोशिकाएं क्या करेंगी? यहाँ तक तो यहाँ पर ये पूरा फिल्टर हो गया। यहाँ तक तो ये क्या है? फिल्टर है। क्या है? फिल्टर है। यानी पूर्ण रूप से इसमें कोई, यानी सिर्फ अवशिष्ट पदार्थ है और इसमें अब कुछ नहीं घुला है। लेकिन पुनः जब यहाँ पर आएगा, तो पुनः जब यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो यहाँ की सजीव कोशिकाएं हैं या क्या करेंगी? उसमें जो है वह भी क्या त्यागेंगी? कुछ अपशिष्ट पदार्थों को त्यागेंगी। अब वह अपशिष्ट पदार्थ क्या होगा? इसमें मिल जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? अब ये जब मिल जाएगा, तो मिलने के बाद से जहां पर ये अवशिष्ट पदार्थ को मिलाएगा, इस भाग को हम क्या कहेंगे? ट्यूबुलर श्रावण। क्या कहा जाएगा? ट्यूबुलर श्रावण। ट्यूबुलर श्रावण का मतलब क्या है? कि जो ये नलिकाएं हैं, अरे ट्यूबुलर का मतलब ट्यूब किसको कहा जाता है? नलिका को कहा जाता है। तो नलिका ने क्या किया? अपशिष्ट पदार्थ को उसमें क्या कर दिया? जो फिल्टर क्या हुआ आ रहा था उसमें अपना अवशिष्ट पदार्थ को मिला दिया। तो मिलाने की इस क्रिया को क्या कहा जाएगा? ट्यूबुलर श्रावण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ट्यूबुलर श्रावण कहा जाएगा। तो तीसरा चरण कहां पूरा हो जाएगा? यहाँ पे। ये थर्ड क्या हो जाएगा? ट्यूबुलर श्रावण। ठीक है ना। या और इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कह सकते हैं, ये वाला जो भाग है यहां तक जो ये आ रहा था, ये क्या था? ये शेष बचा अपशिष्ट फिल्ट्रेट था। यानी जितना अपशिष्ट था पूरा फिल्टर था, इसमें कुछ भी मिला, यानी अवशिष्ट पदार्थ था लेकिन दूसरा कोई पदार्थ उसमें नहीं मिला था। लेकिन आगे गया तो किसने मिला दिया? यानी जो ये नलिका है, नलिका के कोशिकाओं ने अपशिष्ट पदार्थों को मिला दिया। तो जहां पे मिलाया उसका तीसरा चरण क्या हो गया? ट्यूबुलर श्रावण हो गया। ठीक है ना। अब ये क्या करेगा? यहां से इस अवशिष्ट पदार्थ को लेकर क्या करेगा? आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ते हुए कहां निकल जाएगा? ऐसे होते हुए ये किसमें चला जाएगा? मूत्र वाहिनी यानी समान संग्राहक नलिका में जाएगा और वहां से कहां जाके मिल जाएगा? मूत्र वाहिनी में मिल जाएगा। और मूत्र वाहिनी से मिलने के बाद से आपको बताया गया था, मैं एक छोटा सा यहाँ कई जगह है, चलो यही बनाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा था कि इस तरह से क्या होता है, हमारी वृक्क की संरचना होती है ना। मैं छोटा बना रहा हूँ, जगह कम है, तो आपको वृक्क का ऐसी संरचना बताया गया था। ये कुछ इस तरह की संरचना बताई गई थी। ठीक है ना। और ये संरचना क्या बताई गई थी कि यहाँ से कुछ एक पतली ऐसे नलिका निकली होती है और ये नलिका आकर कहाँ मिल जाती है? कहाँ मिल जाती है? इसको मूत्राशय कहा जाता है। और यही नो ये नलिका है जी। ये वाली नलिका क्या है? मूत्र वाहिनियां है। ये क्या है? मूत्र वाहिनियां। और ये क्या हो गया? मूत्राशय। और ये क्या हो गया? मूत्र
मार्ग हो गया। क्या हो गया? मूत्र मार्ग हो गया। समझ में आया? तो यहां से आएगा, तो ये इस प्रकार से ये जब इसमें आ जाएगा तो ये क्या निर्माण हो जाएगा? यानी यूरिन का निर्माण हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये आपको बात समझ में आई? तो हमने आज क्या कंप्लीट कर लिया? हमने पेशाब का निर्माण कैसे होता है हमने पढ़ लिया, नेफ्रॉन की संरचना कैसे होती है हमने पढ़ लिया। अब आगे जो है हमको क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है, एक आपके किताब में दे रखा है डायलिसिस। जैसे मान लो अगर किसी व्यक्ति के शरीर में किडनी नहीं है तो क्या वो जीवित रह सकता है? नहीं रह लेगा। उसके लिए एक कृत्रिम मशीन बनाया गया है, कृत्रिम वृक्क का निर्माण किया गया है, जिसे डायलिसिस मशीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायलिसिस मशीन। तो डायलिसिस मशीन को मैं पहले बाद में समझाता हूँ। एक इसमें आप लोगों को किताब में जो है थोड़ा बहुत ये कुछ इस तरह का दिया हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है, ठीक ना? जैसे पेड़ पौधों में मैं उस दिन बताया था, थोड़ा बहुत और है, आप देख लो कि पेड़ पौधों में कैसे होता है। तो पेड़ पौधों में उत्सर्जित पदार्थ क्या होते हैं बेटा? पहले पेड़ पौधों में उत्सर्जित पदार्थ में उस दिन बताया था कि पेड़ पौधों में उत्सर्जित पदार्थ जो है गोंद है, रेजिन है, टेनिन है, लेटेक्स है। ये क्या है? उत्सर्जित पदार्थ। पेड़ पौधों में उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन से होते हैं? गोंद, रेजिन, टेनिन, लेटेक्स। ये क्या है? उत्सर्जित पदार्थ है। अब ये उत्सर्जित पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं पेड़ पौधों में? तो ये उत्सर्जित पदार्थ जो है पेड़ पौधों में कहाँ से निकलते हैं? तो देख लो, छाल से निकलते हैं, पौधों के छाल से निकलते हैं, पत्तियों से निकलते हैं, जो उसमें कोशिकाओं के बीच बीच में रिक्त स्थान होती है वहां से निकलते हैं, ठीक है ना? अब जैसे जो टेनिन है, टेनिन किससे कहाँ से निकलता है? जो टेनिन अवशिष्ट पदार्थ है वो कहाँ से निकलता है? तो वृक्षों के छाल। ये कहाँ पाया जाता है? टेनिन कहाँ पाया जाता है? तो वृक्षों के छाल में पाया जाता है। कहीं नोट कर लेना, कहाँ पाया जाता है? वृक्षों के छाल में। छाल समझते हो ना, जो उसका छिलका होता है ऊपर का। और रेजिन और गोंद कहाँ से निकलते हैं? तो ये रेजिन और गोंद कहाँ पाए जाते हैं? तो पुराने जाइलम में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पुराने जाइलम में पाए जाते हैं। नोट कर लेना, इसमें से एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है, समझ रहे हो ना? परीक्षा में यही सब क्वेश्चन पूछता है। बताया गया टेनिन कहाँ पाया जाता है? तो वृक्षों के छाल में पाया जाता है। रेजिन और गोंद कहाँ पाया जाता है? तो रेजिन और गोंद जो है बेटा, इसको बताया जा रहा है ये पुराने जाइलम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पुराने जाइलम में पाया जाता है। और तीसरा जो है गाढ़ा और दुधिया रंग का तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। जैसे पौधों में देखना कभी कभी दूध निकलता है, देखे हो ना? जैसे पीपल में, बरगद में बहुत सारे पौधे, उसको तोड़ोगे तो क्या निकलेगा? दूध निकलेगा। तो गाढ़ा और दुधिया रंग का जो तरल पदार्थ होता है उससे हम क्या कहते हैं? हम लोग, आप लोग अपनी भाषा में क्या कहते हो? दूध। क्या कहते हो? नहीं कहते हो दूध निकल रहा है। कटहल को भी तोड़ते हो तो उसमें से क्या निकलता है? दूध निकलता है। तो उसे दूध नहीं कहा जाता, उससे क्या कहा जाता है? लेटेक्स कहा जाता है। क्या कहता है? लेटेक्स। अब एक बात बताओ, बबूल का पेड़ देखे हो? अरे बबूल कांटे वाला पेड़ नहीं देखे हो? अरे अपने देहात में उसको जो है बबूर कहा जाता है। नहीं होता, कांटा खाली रहता है उसमें। तो बबूल के पौधे में जो है उत्सर्जित, यानी बबूल के पौधे से क्या, यानी बबूल जो है किसका उत्सर्जन करता है? गोंद का करता है। किसका करता है? गोंद। गोंद किससे बनाया जाता है? बबूल के पौधे से बनाया जाता है, ठीक है ना? और रेजिन नामक पदार्थ कहाँ पाया जाता है? नहीं, रेजिन नामक पदार्थ जो है चीड़ के पौधे में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यानी किस पौधे में पाया जाता है? रेजिन नामक पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? तो किसमें बताओगे? चीड़ में पाया जाता है। समझ में आया? अब इसके बाद से थोड़ा सा आप लोगों का एक आध दो चीज बचा हुआ है।
अगर आपने ये कृत्रिम वाले, देखो एक शब्द आता है, थोड़ा सा इसको समझा देते हैं।